Hello students, this is my next lecture in this series and as you know I'm targeting 50 subscriber and the funny thing is see I don't have to count this number. ऐसा नहीं है कि I'm very much attached to this number. It is just that I'm motivating myself to go till that stage. Then we can think about the further. We can think about moving forward है ना. बिकॉज वेन यू स्टार्ट समथिंग ना तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं बट कल मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. ट्रस्ट मी, मतलब यू पीपल मेड माई डे. मैंने ऐसा नहीं सोचा था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था बार बार कि यार क्या बनाऊंगी मैं, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे नहीं करना है, डिसिप्लिन कैसे रहना है, कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी है, स्ट्रेटजी, ये सभी चीज़ें दिमाग में आ रही थी. बट देन आई थॉट कि मुझे नहीं लगता कि मैं उन चीज़ों में ज़्यादा किसी को एडवाइस दे सकती हूँ. हाँ, आगे कभी आपको ज़रूरत पड़ी तो आई कैन डेफिनेटली एडवाइस यू. बट मुझे नहीं लगता कि मतलब एवरी वन इज़ अवेयर ऑफ देयर वीकनेसेस यार, कि क्यों क्या कर रहे हैं वो लाइफ में. तो उनको सेल्फ अवेयर होने की ज़रूरत है बस. तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कंटेंट बनाना चाहिए. आई शुड फोकस ऑन एनरिच्ड कंटेंट जो कि यूपीएससी लेवल का ही हो एंड यू पीपल रिकॉग्नाइज्ड इट सो वेल. एकदम यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर करेंगे. देखो, प्रीलिम्स जो होता है ना हमारा, उसमें एमसीक्यूज़ टेस्ट होते हैं. आपकी बुक रीडिंग टेस्ट नहीं होती है. जब तक आप एमसीक्यूज़ सॉल्व नहीं करोगे तब तक नहीं होगा प्रीलिम्स, आपको समझ ही नहीं आएगा. इसलिए मैंने सोचा कि सबसे बेस्ट थिंग ये है कि एमसीक्यूज़ एंड मेंस के लिए आंसर राइटिंग, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं किसी भी, मतलब इस एग्ज़ाम के सिलेक्शन के लिए. सो हियर वी आर. पॉलिटी का हम 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं और हम नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ बढ़ाएंगे, क्वांटिटी बढ़ाएंगे, क्वालिटी अच्छी होती जाएगी, कल से बेटर ही मिलेगी आपको. और अभी हम ज्योग्राफी का शुरू करते हैं. पैरेलली मैं सिर्फ 2 सब्जेक्ट चलाऊंगी ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब पॉलिटी और ज्योग्राफी. इसके बाद हिस्ट्री या इकोनॉमी आई सी कि कौन सा रखना है. चलो. So the first question says that on June 21st every year, which of the following latitudes experiences sunlight of more than 12 hours? Equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, and Arctic Circle. So I'll give you a timer, 10 seconds only. Okay, see, all right. देखो, वेन एवर दे आस्क समथिंग लाइक दिस ना, 21 जून को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में याद कर लेना. सी दिस इज़ अवर अर्थ, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न है. इंडिया जो है, इंडिया आपको पता है कि इंडिया इज़ ए सब ट्रॉपिकल कंट्री. इंडिया सब ट्रॉपिकल कंट्री है. ऑल्सो इंडिया इज़ ए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. दिस इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज़ सदर्न हेमिस्फीयर. एंड यू नो कि 21 जून को हमारे यहाँ क्या होता है, समर होता है, गर्मी पड़ती है भयंकर वाली. ठीक है, तो यहाँ पर समर होता है, इसका मतलब सिंपल हो गया ना कि सनलाइट जो है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है. सनलाइट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सनलाइट वर्टिकली ऑन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इन ऑप्शंस में से देख लो, चूज़ कर लो कौन कौन सा है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न नहीं है, आर्कटिक सर्कल है, बिल्कुल है आर्कटिक सर्कल, ये अंटार्कटिक सर्कल है ना, तो ये आर्कटिक सर्कल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. सो 2 and 4 आर करेक्ट. सो 2 and 4 आर करेक्ट एंड ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. डी इज़ द राइट आंसर. सम मोर इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को मैक्सिमम सनलाइट मिलती है ऑन 21 जून एंड जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसको मिनिमम सनलाइट मिलती है. एंड इसी वजह से जो 21 जून है, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. लॉन्गेस्ट डे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. और शॉर्टेस्ट नाइट होती है, शॉर्टेस्ट नाइट होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. ठीक है, और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है मिडनाइट सन का. मिडनाइट सन. आर्कटिक सर्कल जो है ना, इसमें 24 आवर्स एक तरह से 24 आवर्स डे लाइट होती है आर्कटिक सर्कल पर.
आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस 24 आवर्स डे लाइट, 24 आवर्स डे लाइट। बिकॉज ये वाला जो पोर्शन है, बिकॉज अर्थ इज टिल्टेड ना, अर्थ इज टिल्टेड, सो दिस पोर्शन ऑलवेज रिमेन एट द साइट ऑफ द सन। ये कॉन्टिन्यूस डे लाइट यहाँ पर रहती है अबाउट 6 मंथ्स तक, अबाउट 6 मंथ्स। अंडरस्टूड। तो ये समर होती है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होती है ना, एट दैट टाइम आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस 24 आवर्स डे लाइट फॉर 6 मंथ्स। फिर उसके बाद हमारे यहाँ विंटर आ जाती है। तो विंटर्स में जैसे 22 दिसंबर में, 22 दिसंबर, जब 22 दिसंबर होता है तो उस टाइम पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होती है। ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर जो है सनलाइट फेस करता है, डायरेक्ट सनलाइट फेस करता है। तो ये दो डेट्स आपको याद रखनी है, जून 21 है एंड दिसंबर 22 है, दिसंबर 22। अंडरस्टूड, कोई इशू नहीं है। चलो सो इसको बोलते हैं जून सॉल्स्टिस, आपने सुना होगा। 21 जून जो है इसको जून सॉल्स्टिस बोलते हैं, सॉरी समर सॉल्स्टिस, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होती है, तो उससे याद रख सकते हो। 22 दिसंबर को विंटर सॉल्स्टिस बोलते हैं, विंटर सॉल्स्टिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द कोर ऑफ द अर्थ। हमें वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द कोर। The core of Earth is mostly composed of iron and nickel. Second option. Core is the densest layer of the Earth. The entire core is in liquid state. Outer core is separated from the inner core by the Repethe discontinuity. Options हैं 1 only, 1 and 2 only, 1, 2 and 4, 2, 3 and 4. बताओ। All right, time's up. See, core of the earth is mostly composed of iron and nickel. ये तो आई गेस सभी को पता होगा, क्योंकि जब हम कोर के बारे में पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले चीज़ हम लोग यही पढ़ते हैं, आयरन एंड निकल। सो फर्स्ट ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट है। कोर इज़ द डेंसेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये आपने पढ़ा होगा कि जैसे एज वी गो डीप इनसाइड अर्थ द डेंसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, डेंसिटी बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं। सो डेफिनेटली दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। एंटायर कोर इज़ इन लिक्विड स्टेट, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज जो कोर है ना, इट हैज़ 2 पार्ट्स, वन इज़ द आउटर कोर, है ना, आई मीन एक इनर कोर है और एक आउटर कोर है। जो आउटर कोर है ये लिक्विड है, बट जो इनर कोर है ये सॉलिड है, दिस इज सॉलिड। ठीक है। और कोर बिगिन कहाँ से होता है? कोर बिगिन होता है 2900 मीटर्स डेप्थ, किलोमीटर डेप्थ, 2900 किलोमीटर डेप्थ। जैसे हमारे पास सबसे ऊपर क्या होता है? क्रस्ट होता है, क्रस्ट। फिर आता है मेंटल, मेंटल, मेंटल में जो अपर मेंटल होता है उसको एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, जो कि लिक्विड होता है। अपर मेंटल, एस्थेनोस्फीयर, ये लिक्विड होता है ना। फिर आता है लोअर मेंटल, लोअर मेंटल। फिर अपने पास आ जाता है कोर। कोर में फिर पहले आउटर कोर आता है और फिर आता है इनर कोर। अंडरस्टूड। सो निकेल और आयरन का बना होता है ये। आउटर कोर लिक्विड होता है, इनर कोर सॉलिड होता है। डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है कोर की, है ना। जैसे जैसे हम लोग अर्थ के सेंटर की तरफ जाते जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ती जाती है, डेंसिटी बढ़ती जाती है। जैसे क्रस्ट की जो डेंसिटी है वो कम है मेंटल से,
और मेंटल की डेंसिटी कम है कोर से। ये आपको याद रखना। यहाँ तक सही है। नेक्स्ट टाइम आई कीप द एक्सप्लेनेशंस एज वेल, ताकि मुझे इतना लिखना ना पड़े। एंड इफ़ यू आर ओके विद दिस तो ऐसे भी चलने दे सकते हैं। कि मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई व्हेन समबडी राइट्स ना तो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, विजुअल मेमोरी भी कैप्चर होती है। ठीक है, सो डेंसिटी हाईएस्ट है। अब देखो लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि आउटर कोर सेपरेटेड है इनर कोर से रेपिड डिसकॉन्टिन्यूटी की तरह। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये नहीं भी पता है ना यार, ये एग्जामिनर के लिए गलत करना बहुत आसान है। यहाँ पर वो कोई सी भी डिसकॉन्टिन्यूटी लिख सकता है, मतलब देर आर 4 डिसकॉन्टिन्यूटीज़ ना, तो ईज़िली इसको चेंज कर सकता है। तो अगर आपको नहीं भी पता है ना तो ये तो गलत। ठीक है, धीरे धीरे ये मतलब एप्टीट्यूड आपको आ जाएगा धीरे धीरे। सो 1 and 2 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम थोड़ा डिसकॉन्टिन्यूटीज़ देख लेते हैं। देखो सीएम ने रेपेटी को बोला, उसके बाद रेपेटी एंड देन एलजी। सीएम रेपेटी एलजी, इसको ऐसे याद रख सकते हो यार। मतलब मैंने तो इसका अपने आप से ही कोई ट्रिक बताया था जो कि आई कांट टेल यू। आई मीन सीएम रेपेटी एलजी, CMR LG। सीएम तो अलग रह जाएगा। सी से क्या है, कॉनोरेड डिस्कॉन्टिन्यूटी। मैंने खुद से नहीं बनाया था वो ट्रिक, मैंने कहीं पढ़ा ही था, है ना। ये मोहोवरिक डिस्कॉन्टिन्यूटी है, मोहोवरिक। ठीक है, उसके बाद रेपेटी डिस्कॉन्टिन्यूटी है, एक सेकेंड। अच्छा ये GL है, ये भी चीज़ याद रखना। ये LG नहीं है, GL है। G इज़ द गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी, L इज़ द लेमैन डिस्कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो CMRGL याद रह जाएगा। CM रंगा L, ऐसे भी याद रख सकते हो। यू कैन मेक समथिंग ऑफ योर ओन, इतना कोई टफ भी नहीं है। अब जो कॉनोरेड डिस्कॉन्टिन्यूटी है वो किस किस के बीच में हुई। कॉनोरेड डिस्कॉन्टिन्यूटी सबसे पहले हमारा ना अपर क्रस्ट होता है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में, लोअर क्रस्ट। तो कॉनोरेड डिस्कॉन्टिन्यूटी है, ज़्यादातर बुक्स में ये गिवन भी नहीं है कॉनोरेड डिस्कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, फिर हमारा मेंटल के साथ है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी है, क्रस्ट और मेंटल के बीच मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी है, मतलब अपर मेंटल के बीच, है ना। इसको मैं वैसे समझा दूँ क्या यार अच्छे से आपको, रुको एक सेकेंड। सी मैंने क्या बताया, CMRGL। ठीक है, तो सबसे पहले वो टॉप मोस्ट लेयर है, उसको मानकर चलो अपर क्रस्ट, देन अपर क्रस्ट टू लोअर क्रस्ट, देन अपर मेंटल जहाँ पर एस्थेनोस्फियर है, वेयर द कॉन्टिनेंट्स फ्लॉट, जहाँ कॉन्टिनेंट्स फ्लॉट करते हैं एस्थेनोस्फियर, है ना। इसको अपर मेंटल भी बोल सकते हैं, वैसे बोलते तो इसको अपर मेंटल ही है, एस्थेनोस्फियर उसका पार्ट है एक। देन लोअर मेंटल, देन आउटर कोर, देन इनर कोर। ठीक है, अब पुट करते जाओ। सबसे पहले C कॉनोरेड, यहाँ पर कॉनोरेड, देन मोहो, देन रेपेटी, देन गुटेनबर्ग, देन लेमैन। ठीक है, सो हमसे क्या पूछा था, इनर कोर और आउटर कोर के बीच कौन सी डिस्कॉन्टिन्यूटी है। इट इज़ लेमैन डिस्कॉन्टिन्यूटी। याद रह जाएगा ना। एक तो ये याद कर लो और ये ऑर्डर याद कर लो, मोर देन इनफ। ठीक है, ऑल राइट। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with reference to the nebular hypothesis, consider the following statements. It proposes that the planets of the solar system were formed as a result of collision between the sun and the another star. It is based on the observation that galaxies are moving away from each other, suggesting that the universe is expanding. So, which one is correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two?
All right. So time's up. See, it proposes that the planets of the solar system were formed as a result of collision between sun and another star. सबसे पहले तो जो नेबुलर हाइपोथेसिस था, it was given by Immanuel Kant and it was later revised by Laplace. रिवाइज्ड बाय लाप्लास 1796 में. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या एक्सप्लेन करता है ये? इट एक्सप्लेन्स, एक तो हमें ये चीज़ याद रखना है, द प्रपोजेस दैट द प्लैनेट्स, it is based on the observation that galaxies are moving away from each other, suggesting that the universe is expanding. एक तो जो नेबुलर हाइपोथेसिस है ना, रिमेंबर नेबुलर से क्या वर्ड याद आता है? नेबुला. नेबुला किसका बना हुआ होता है? गैस और डस्ट का. गैस और डस्ट का. नेबुला इज़ ए क्लाउड. नेबुला इज़ ए क्लाउड. जैसे मान लो कि एक कॉयल देखी है आपने, जो मॉस्किटो कॉयल होती है. लेट्स सपोज दैट कॉयल इज स्पिनिंग. दैट कॉयल इज स्पिनिंग. सो उससे क्या होगा? ग्रेविटी की वजह से द ग्रेविटी इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर. सो ऑल द गैसेज विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर, है ना. और एक डिस्क से बन जाती है. सारी जो गैसेज हैं वो सेंटर के चारों तरफ ग्रेविटी की वजह से मूव करने लग जाती हैं और ये डिस्क फॉर्म होती है. अंडरस्टूड. एंड इसी से फिर वो सन बना. जो मटेरियल सेंटर में कलेक्ट हुआ ना, उससे सन बना सेंटर पर. एंड जो इसके चारों तरफ जो रोटेटिंग थिंग्स है ना, दीज बिकेम द प्लैनेट्स. सो गैस का क्लाउड था, नेबुला था, रोटेशन हुआ. रोटेशन क्यों हुआ? ड्यू टू द ग्रेविटी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर. एक डिस्क बन गई बिकॉज द मटेरियल स्टार्टेड रोटेटिंग अराउंड द सेंटर. देन सन एट द सेंटर. सन वॉज फॉर्म्ड एट द सेंटर. And then the planets were called, I mean the planets around. planets around. ये थी नेबुला थ्योरी. क्या कहीं पर भी इसमें यूनिवर्स के एक्सपांशन का पता चलता है? नहीं पता चलता ना. सो जो नेबुलर हाइपोथेसिस थी ना, वो यूनिवर्स के बारे में थी ही नहीं. इट वॉज अबाउट द प्लैनेट फॉर्मेशन. प्लैनेट्स कैसे फॉर्म हुए थे. ठीक है. और क्या यहाँ पर कहीं पर भी आपको कोलाइजन हुआ दिखा? क्या कहीं कोलाइजन का पता चला? कोलाइड हुआ हो कुछ? नहीं ना, कहीं पर भी कोई कोलाइड नहीं हुआ. इट इज़ जस्ट रोटेशन एंड देन डिस्क इज फॉर्म, देन सन एट द सेंटर एंड प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट. कोलाइजन थ्योरी क्या कहती है कि देयर वाज दिस सन, मतलब अभी भी है, कोई प्लैनेट आया, कोई स्टार आया, है ना, कोई स्टार आया जो कि बेसिकली इट वॉज मूविंग वेरी क्लोज टू द सन. ये सन के बहुत क्लोज जा रहा था और ये इससे कोलाइड कर गया. कोलाइड करने से यहाँ से मटेरियल एक्सट्रैक्ट हुआ. और मटेरियल कंडेंस हुआ फिर, और उसके कंडेंस होने से प्लैनेट्स बने. सो कोलाइजन थ्योरी कहती है कि सन प्लस अनदर स्टार कोलाइजन हुआ. कोलाइजन से मटेरियल इजेक्ट हुआ और मटेरियल इजेक्ट होने की वजह से प्लैनेट्स बने. बट हमारी जो नेबुलर हाइपोथेसिस है वो तो ये सब कहती ही नहीं है. सो फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो जाता है कि ये प्रपोज करता है कि जो प्लैनेट्स हैं वो कोलाइजन से फॉर्म हुए हैं. सो नीदर वन नॉर टू. डी इज़ द राइट आंसर ईयर. अच्छा, ये जो सेकंड ऑप्शन है ना कि यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग, ये बिग बैंग थ्योरी है. बिग बैंग थ्योरी जो कि कब दी थी? 1920 में एडविन हब्बल ने दी थी. उसने बोला था कि यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है. रिमेंबर आपकी एनसीईआरटी में वो एक एग्जांपल दिया है हाइड्रोजन उसका क्या कहते हैं, बलून का. सो यूनिवर्सेस, गैलेक्सीज जो हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं विद द टाइम. It means the universe. And the next question is, with reference to various theories of the origin of the universe, the Hoyle-Narlikar theory supports that, ये सारे ऑप्शंस हैं कि यूनिवर्स बिगिन फ्रॉम ए सिंगल एक्सप्लोसिव इवेंट.
at a definite point in time. Option B, the matter is continuously created to maintain a constant average density of the universe. The universe expands and contracts cyclically over periods of time. Galaxies were formed mainly due to large scale gravitational collapse after the origin of the universe. बताओ विच वन इज़ करेक्ट. आई नो ये थ्योरी ज़्यादा लोगों ने पढ़ी नहीं होगी, बट स्टिल ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चन. देखो इसका आंसर है बी, कि जो मैटर है वो कॉन्टिन्यूसली क्रिएट हो रहा है टू मेंटेन ए कांस्टेंट एवरेज डेंसिटी ऑफ द यूनिवर्स. कांस्टेंट एवरेज डेंसिटी ऑफ द यूनिवर्स. बेसिकली इसका जो कोर आइडिया है वो ये है कि यूनिवर्स हैज़ नो डेफिनेट बिगिनिंग और एंड. डार्क सीरीज़ देखिए ना, डार्क सीरीज़ देखना अगर कभी, मतलब जब टाइम लगे, ऐसे नहीं है कि आप पढ़ाई पढ़ाई छोड़ के वो देखो. आई मीन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टाइम ट्रेवल थिंग और ये सब चीज़ें, देयर इज़ नो बिगिनिंग एंड देयर इज़ नो एंड, तो बहुत अच्छी सीरीज़ है. और कुछ नहीं तो उसका जो वो थीम म्यूज़िक है ना वो तो ज़रूर सुनना, बहुत अच्छा है. सो इसका जो कोर आइडिया है वो ये है कि यूनिवर्स एटर्नली एग्जिस्ट करता है, एटर्नली फॉर एवर एग्जिस्ट करता है. ठीक है, गैलेक्सीज एक्सपांड कर रही हैं, बट वो इसलिए कर रही हैं क्योंकि मैटर को कॉन्स्टेंटली क्रिएट करना ज़रूरी है ताकि डेंसिटी मेंटेन की जा सके यूनिवर्स के. सो इट इज़ बेस्ड ऑन लाइक परफेक्ट कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल कि यूनिवर्स जो है वो कांस्टेंट है, एटर्नल है, देयर इज़ नो बिगिनिंग, देयर इज़ नो एंड टू इट. चलो, होयल नार्लीकर थ्योरी याद रखना, ये होयल नार्लीकर थ्योरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the Big Bang theory of the origin of universe. In the beginning, all matter forming the universe existed in one place in the form of singular atom with an unimaginably small volume, infinite temperature and infinite density. Within the first few minutes after the Big Bang event, the first atom began to form. The expansion of the universe refers to the increase in space between the galaxies and expansion of the galaxies themselves. 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. बताओ. ऑलराइट, टाइम इज़ अप. जिन लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है ना, दिस इज़ लाइक कंप्लीट टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, जो एक्सपांशन वाला जो चैप्टर है हमारा जिसमें नेबुलर हाइपोथेसिस दिया हुआ है. बिग बैंग थ्योरी स्टार्ट हुआ था 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, बिग बैंग इवेंट. ठीक है, इसका ये कंडीशन था कि सारा जो मैटर है वो टाइनी बॉल में कॉन्सेंट्रेटेड है, टाइनी बॉल या सिंगुलर एटम में कॉन्सेंट्रेटेड है. ठीक है, अब कोई चीज़ अगर आई मीन देयर इज सो मच मैटर कॉन्सेंट्रेटेड इनसाइड ए टाइनी बॉल, तो ऑब्वियसली इट विल हैव इनफाइनाइट डेंसिटी. इनफाइनाइट डेंसिटी बहुत भारी होगी, इनफाइनाइट टेम्परेचर होगा, बट एक्सट्रीमली स्मॉल वॉल्यूम. एक्सट्रीमली स्मॉल वॉल्यूम. वॉल्यूम किससे डिसाइड की जाती है कि आप किसी कंटेनर में कितना लिक्विड फिल कर सकते हो. तो इफ़ इट हैज़ ए टाइनी साइज, सो इट विल हैव ए स्मॉल वॉल्यूम. ठीक है, तो ऐसे याद रखना. अब क्या हुआ कि इनिशियल एक्सपांशन हुआ एक्सट्रीमली रैपिड, in a fraction of seconds there was expansion, and expansion वो जो है वो अभी तक भी चल रहा है, it continues till present, but अभी लोअर रेट पर है, स्लोअर रेट पर है. सो यूनिवर्स जैसे ही एक्सपांड हुआ तो वो जो एनर्जी थी दैट कन्वर्टेड इनटू मैटर, एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैटर, एंड सडनली द यूनिवर्स स्टार्टेड कूलिंग आफ्टर द बिग इवेंट. जैसे ही वो कूल होना शुरू हुआ तो बेसिक पार्टिकल्स बनना शुरू हुए.
बेसिक पार्टिकल्स। जैसे विद इन 3 मिनट्स पहला एटम बना, विद इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स फर्स्ट एटम बिगिन टू फॉर्म। ऑल गुड। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, बट थर्ड में इन्होंने एक गड़बड़ कर दी। थर्ड में क्या कह रहा है कि यूनिवर्स का जो एक्सपांशन है, इट इज़ लाइक इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज एंड एक्सपांशन ऑफ गैलेक्सीज देमसेल्व्स। गैलेक्सीज एक्सपांड नहीं हो रही हैं, जो स्पेस है ना वो एक्सपांड हो। फॉर इंस्टेंस यू मस्ट हैव हर्ड दैट बलून वाला एग्जांपल, कि अगर कोई बलून है उसके अंदर इफ़ यू पुट सम स्टार्स या कोई चीज़ ऐसे इनटू इनसाइड इट, है ना, उसके बाद इफ़ यू इन्फ्लेट दैट बलून बाय ब्लोइंग एयर इनटू इट, है ना, तो उसमें क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि वो स्टार, वो जो चीज़ थी वो एक्सपांड हो रही है, बट वो नहीं एक्सपांड हुई होती है। इट इज़ जस्ट दैट कि जो स्पेस है ना उनके, वो एक्सपांड हो गया है, बिकॉज इनिशियली इट वॉज जस्ट ए सिंपल टाइनी बलून। उसके बाद देन इट गॉट इन्फ्लेटेड, तो उससे लगेगा कि वो स्टार भी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, उसके अंदर जो हमने स्प्रिंकल वाले कुछ स्टार्स डाल दो तो ऐसा लगेगा कि वो भी बढ़ गए हैं, बट एक्चुअल में तो उनके बीच थोड़े डिस्टेंस बढ़ती है, 2000 जितने थे उतने ही, बट वो स्पेस बढ़ गया है, इन्फ्लेट हो गया बलून। सो यही चीज़ है कि व्हेन बिग बैंग एक्सपांशन का मतलब है द यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग, it means the space is increasing between the galaxies, not the galaxies are expanding themselves. Galaxies expand nahi ho rahi hai. So 1 and 2 only is the correct answer here.